साथियों, आप सभी का स्टूडेंट फॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीसी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये इनका टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की है। तो इस पहल को प्रारंभ किया है किसने? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस पहल को प्रारंभ किया गया। प्रारंभ क्यों किया गया? तो देखिए, यह जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा विमानन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। अगला है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो सितवे बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? म्यांमार में किया गया है, ठीक है। तो भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे पत्तन का लोकार्पण किया है। आगे बढ़ते हैं। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? ईरान से है। कहाँ से है? ईरान से। देखिए, ईरान ने अपनी तरल ईंधन वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की चौथी पीढ़ी लॉन्च की, जिसका नाम खैबर है। आगे बढ़ते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? दो कथन दिए गए हैं। इसमें देखिए, पहला जो है आपका कि समुद्र शक्ति एक भारत मालदीव समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ये जो समुद्र शक्ति अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के मध्य ना होकर के भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो समुद्र शक्ति 2023 था, यह इसका चौथा संस्करण था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण चीन सागर में। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं कि अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच एक अभ्यास है, ये कथन सही है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो दूसरा संस्करण हुआ था अभी 2023 के नाम से, ये सऊदी अरब के अल जुबैल में इसका आयोजन किया गया था। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गेक्को मिजोर मेंसिस एक नई प्रजाति है जो भारत म्यांमार सीमा पर पाई गई है, ठीक है, भारत म्यांमार सीमा पर पाई गई है। यह है क्या? ये किस चीज की प्रजाति है? तो यह छिपकली की एक नई प्रजाति है। और गेक्को आकार में छोटी, प्रायः मांसाहारी प्रकृति की छिपकलियां हैं जो विश्व भर में उष्ण उष्ण जलवायु में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये उड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा, उड़ने वाली ये छिपकली की प्रजाति है। भारत म्यांमार सीमा पर मिजोरम में पाई गई है। कहाँ पर? मिजोरम में पाई गई है। इसको यदि हम लोग थोड़ा सा भारत म्यांमार सीमा को एक बार मैप पे देख लें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा भारत म्यांमार सीमा को देख लें। कई बार पूछ लेता है कि म्यांमार से भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगी हुई हैं। तो आप यहाँ मैप में देखेंगे तो यहाँ आपको ये म्यांमार नज़र आ रहा है और म्यांमार की सीमा देखिए, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आपकी म्यांमार की सीमा लगी हुई है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, ये जो मिजोरम है, मिजोरम में ही इस छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है। तो थोड़ा सा मिजोरम को देख लेते हैं। मिजोरम की बाउंड्री किससे लगती है? तो मिजोरम की बाउंड्री आप देखेंगे यहाँ पे मणिपुर, असम और त्रिपुरा में आपका मणिपुर, असम, त्रिपुरा, इन 3 राज्यों से मिजोरम की सीमा लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो देखिए, जो ब्लू होल होता है, ये जो होल होता है, ये जल के अंदर एक गहरा सिंक होल होता है, ठीक है, सिंक होल होता है। ये कहाँ खोजा गया है? तो वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विशाल सिंक होल का पता लगाया है। यह दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल है, ठीक है। इसे मैक्सिको ब्लू होल को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? तामाजा, TAAM तामाजा नाम दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? गहरा जल। अब प्रश्न उठता है, युकाटन प्रायद्वीप है कहाँ? थोड़ा सा इसको आप मानचित्र में देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका मैक्सिको का मैप है। मैक्सिको आपकी उत्तर अमेरिका कह सकते हैं या नॉर्थ अमेरिका जो आपका महाद्वीप है उसका एक देश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड में युकाटन, ये है आपका युकाटन पेंसिला, ठीक है, युकाटन पेंसिला है।
और इसी के तट पर, युकाटन पेनिनसुला के तट पर ही जो है आपका ब्लू होल नाम का सिंक होल खोजा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि युकाटन पेनिनसुला है कहाँ पे, तो ये मैक्सिको का ही एक हिस्सा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पायनियर 11, वायजर 1 और 2 कैसनी निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित मिशन है? तो ये चार के चारों जो है शनि ग्रह से संबंधित नासा के जो है मिशन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को जो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया है? इसे जो लॉन्च किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है क्या है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया है। यह वर्ष 2023 तक वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है यह जो तीसरा संस्करण है राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण था। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? नाम याद रखिएगा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए लखनऊ राजधानी वहां हो रहा है, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी वहां हो रहा है, मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वो है आपका गोरखपुर, वो शामिल है, इसके अतिरिक्त आपका नोएडा शामिल है। और यहाँ पे जो दूसरा कथन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण का शुभंकर जीतू था जो बारहसिंगा या स्वैम्प डियर का प्रतिनिधित्व करता है, ये कथन सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा इसमें सही है? तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी बात और याद रखिएगा कि पहला संस्करण जो हुआ था वो 2020 में, पहला संस्करण 2020 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और दूसरा संस्करण जो हुआ था वो आपका दूसरा 2022 में, चूंकि 2021 में कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ था, वो 2022 में हुआ। 2022 में कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। आगे बात करते हैं। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? आईआईटी मद्रास के कैंपस में स्थापित किया जाएगा। अगला है मई 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश ने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में भारत के किन 2 राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गोवा और उत्तराखंड ने। किसने किए हैं? गोवा और उत्तराखंड ने यह समझौता किया है। अगला है अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से तो रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा को। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को यह सम्मान दिया गया है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पहला पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका उड़ीसा आता है, दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे जो है संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और बिहार है। तो फिर से देख लीजिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे आपका क्या है? दूसरे पे उड़ीसा है, तीसरे पे 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से। अब थोड़ा सा जिलों के बारे में बात करें। सर्वश्रेष्ठ जिले का जो पुरस्कार दिया गया है वो उड़ीसा के गंजाम जिले को दिया गया है, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का नमक्कल है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना का आदिलाबाद है। वहीं पे नगर निगम की बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़ में जो है इसको सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और किसका एक सहयोगी कार्यक्रम है? तो भारत और फ्रांस का एक सहयोगी कार्यक्रम है। देखिए यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलचक्र और ऊर्जा विनिमय का अध्ययन करने के लिए भारत और फ्रांस का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, संयुक्त उपग्रह है ये मेगा ट्रॉपिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी चैटबॉट है? तो ये कौन सा है? ये है आपका जुगलबंदी। देखिए
माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत में रहने वाले किसानों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन की गई जुगलबंदी का अनावरण किया है, जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ एक जनरेटिव एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। अन्य के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर जो आपका गीगा चैट है, गीगा चैट क्या है? रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान समबैंक सा बैंक ने इस एआई चैटबॉट को लॉन्च किया, जिसका नाम है गीगा चैट। वहीं लेक्सी की बात करें, लेक्सी क्या है? लेक्सी, तो देखिए, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी द्वारा लेक्सी नामक एक चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। वहीं बॉर्ड की बात करें, बॉर्ड तो गूगल की एआई आधारित चैटबॉट सेवा, उसका नाम है बॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था? तो ये ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार की सहायता के लिए। क्यों? भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा से तबाह म्यांमार की सहायता, मतलब इससे प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। वहीं अन्य की बात करें, तुर्की के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों के साथ आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर अपना विमान वहां पे भेजा था, ऑपरेशन दोस्त के तहत। वहीं यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया। वहीं नेपाल के बारे में बात करें तो ऑपरेशन मैत्री, ये 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तब भारत के द्वारा चलाया गया था। अगला है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है? यहाँ पे दो कथन आपके पास दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का है। योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का, जिसमें महिलाओं को उनकी बचत पर 7.5% ब्याज दिया जाएगा। नहीं, योजना का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2023 अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक के लिए है। ठीक है। वहीं दूसरा, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है। नहीं, शेष राशि का 40% तक ही निकाला जा सकता है, ना कि 80%। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या हैं? वो गलत हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लें तो देखिए, आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24, जो 23-24 का जो बजट था, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई थी। यह महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई लघु बचत योजना, ध्यान रखिएगा, लघु बचत योजना है। यह योजना भारतीय डाकघर द्वारा पेश की गई है और पूरे भारत में किसी भी डाकघर में इसका लाभ उठाया जा सकता है। और यह 2 वर्षों के लिए उपलब्ध एक मुफ्त योजना है और यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले क्रिकेटर हैं? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम हैं। विराट कोहली ने यह जो है उपलब्धि 114 पारियों में अर्जित की थी। वहीं डेविड वार्नर ने जो है 115 पारियों में अर्जित की थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 2023 में 161वें स्थान पर है। 161वें, 180 देशों में भारत जो है 161वें स्थान पर है। बी ऑप्शन, अर्थात बहुत ही दयनीय दशा है। ध्यान दीजिएगा कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है? तो इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है और इसने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इस रिपोर्ट को जारी किया था। ठीक है, तो 2023 में भारत जो है 161वें स्थान पर रहा है, 161वें स्थान पर रहा है, जबकि 2022 में भारत जो है 150वें स्थान पर था। मतलब 11 अंकों की क्या हुई है? 11 अंकों की गिरावट हुई है। ध्यान रखिएगा, 2022 में 150वें स्थान पर था और 2023 में आपका 161वें स्थान पर आ जाता है। मतलब 11 अंकों की गिरावट देखी जा रही है और यह रिपोर्ट जो है वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो इस चीज को भी यहां पर आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो देखिए किसे दिया गया है? ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान दिया गया है और राष्ट्रपति मुर्मू यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। और वर्तमान में आपके सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सूरीनाम है, सूरीनाम किस महाद्वीप में स्थित है? तो सूरीनाम जो है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक जो है अशोक कुमार भट्टाचार्य या A.K. भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को, जबकि विश्व औसत दिवस जो है 24 जून को नहीं बल्कि 26 जून को मनाया जाता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते से संबद्ध नहीं है। आर्टेमिस समझौते से, तो देखिए इसमें आपका जो रूस है वो संबद्ध नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों, अभी 7 अन्य कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ वर्ष 2020 में मानव द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा, भारत जो है गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया। मतलब भारत भी इससे संबंधित है, परंतु रशिया इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बन गया है। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी मेजबानी संस्कृत मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और KIIT विश्वविद्यालय द्वारा की गई। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इसमें हमें सही जो कथन है उनके बारे में बात करनी है। तो पहला यह है, एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। ये कथन आपका सही है कि यह रिचार्जेबल है। दूसरा, विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और आवेशित होने पर वापस आ जाते हैं। ये कथन उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से नहीं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जो है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड में चले जाते हैं और आवेशित करते समय वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा है इसलिए गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, इंग्लिश में यदि देखें इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो देखें, ये जो 4 देश दिए गए इसमें डेनमार्क जो है, डेनमार्क आपका पहले नंबर पे रहा है, आयरलैंड दूसरे नंबर पे रहा है, स्विट्जरलैंड आपका तीसरे नंबर पे रहा है। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क पहले पे, आयरलैंड दूसरे पे, स्विट्जरलैंड तीसरे पे। तो यहाँ पर आपका उत्तर सी हो जाएगा। यदि हम भारत की बात करें तो सूचकांक में भारत पिछले वर्ष से 3 स्थान फिसलकर 40वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, 40वें स्थान पर आ गया, मतलब 3 अंकों की गिरावट हुई है। तो मतलब पहले किस पे था, पहले 37 पे था, अब ये 40वें पे आ गया है। तो ध्यान रखिएगा किस नंबर पे है, भारत 40वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं, जून 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो MSME मंत्रालय द्वारा जो है आपका चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, 27 जून को। 27 जून को क्या होता है, 27 जून को होता है राष्ट्रीय MSME दिवस। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को। और इसी दिन जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, चैंपियंस 2.0 को। अब अन्य थोड़े जो ये पोर्टल इनके बारे में बात करें, ई दृष्टि इसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र और रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं प्राप्ति की बात करें, इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और वहीं रीस्टार्ट इंडिया, इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जहाजरानी मंत्री और MSME मंत्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए MSME का समर्थन करने हेतु सलाह प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं मोनपा हस्त निर्मित कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक कला है। कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की 1000 वर्ष पुरानी विरासत कला है जो विलुप्त होने की ओर अग्रसर थी तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के प्रतिबद्ध प्रयासों से एक बार फिर से यह जीवित हो गई। ठीक है, इसके बारे में अन्य चीजें थोड़ा फैक्ट देखें तो ये जो आपका मोनपा हस्त निर्मित कागज है, ये बढ़िया बनावट वाला हस्त निर्मित कागज है जिसे स्थानीय बोली में
मोन शुगु, क्या कहते हैं, मोन शुगु कहा जाता है। और यहाँ की जो स्थानीय जनजातियां हैं तवांग में, मतलब तवांग जो जगह है, तवांग में स्थानीय जनजातियों की जीवंत संस्कृति का यह एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त इस कागज का, ये जो मोनपा कागज है, इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व, क्योंकि यह मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों और भजनों को लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला कागज है। और इसे शुगु शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जिसका औषधीय महत्व भी है। अगला है खीर भवानी मेला, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मेला खीर भवानी मंदिर देवी रागन्या देवी को समर्पित है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर है, और यह कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य बन गया है? तो यह केरल बना है। मई 2023 में आयोजित टोटल ई गवर्नेंस केरल कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है, तो ध्यान रखिएगा केरल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश है? तो ऐसा करने वाला कनाडा जो है पहला देश बना है, और यह नियम 1 अगस्त 2023 से प्रभावी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कखोवका बांध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही नहीं है? 2 कथनों में से। तो पहला, यह दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और जलाशय था। ये कथन सही है, ठीक है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, जलाशय क्रीमिया, ये जो जलाशय है, जलाशय क्रीमिया प्रायद्वीप और जपोरिजिया परमाणु संयंत्र को भी पानी की आपूर्ति करता है, तो ये भी कथन आपका सही। 2 के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। तो गलत कौन सा? कोई नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा, चूंकि हम यूक्रेन के बारे में बात करें और यूक्रेन आपका लगातार चर्चा में रहता है, मैपिंग के दृष्टिकोण से यूक्रेन काफी महत्वपूर्ण है, इससे आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मैप पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूक्रेन के मैप को देखें तो ये है आपका यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है। अब यदि इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो इसके पड़ोसी देश, इसकी बाउंड्री आपकी है रशिया से। इसकी सबसे लंबी जो आप देख सकते हैं बाउंड्री किससे लगी है? रशिया से लगी है। फिर बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, इनसे जो है इसकी सीमा लगी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से 7 देशों से यूक्रेन की सीमा लगी है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। इसके अतिरिक्त जो क्रीमिया की हम लोग बात कर रहे थे, ये क्रीमिया यहाँ पर है, ये आप यहाँ पर देखें, ये क्रीमिया है। क्रीमिया पूर्वी यूरोप में काला सागर, ये आपका ब्लैक सी जो है, काला सागर के उत्तरी तट पर स्थित एक प्रायद्वीप है, जो लगभग पूरी तरह से काला सागर, और इधर आपका ये जो ये वाला हिस्सा, ये एजोब सी है, ठीक है। इधर काला सी है, ब्लैक सी, और इधर एजोब सी है। तो काला सागर छोटे जो एजोब सी है, इससे घिरा हुआ है। वर्ष 2014 में रूसी शासन या रूस के द्वारा इस पर अपना कब्जा कर लिया गया है, क्रीमिया पर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये गैलरी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो गैलरी परीक्षण जो है, यह आपका कैंसर से संबंधित क्या है? कैंसर संबंधित है ये परीक्षण। यह स्वास्थ्य सेवा कंपनी ग्रेल, GRAIL, ग्रेल द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण में उपचार योग्य कैंसर की पहचान करके कैंसर का पता लगाने में क्रांति लाना है। अगला है आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है? तो यह जो समिति है, इसका गठन जो है ग्लोबल टाइगर फोरम के जो महासचिव हैं डॉक्टर राजेश गोपाल, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, चीता परियोजना संचालन समिति का, ठीक है। थोड़ा सा और एक फैक्ट याद रखिएगा, ये जो आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2006 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय के जो मिनिस्टर होते हैं, वही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करते हैं, हेलमंद नदी कहाँ बहती है? तो हेलमंद नदी के बारे में बात करें तो यह अफगानिस्तान में बहती है। थोड़ा सा इसके बारे में और देखें, हेलमंद नदी जो है, ये दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान में लगभग 1150 किलोमीटर लंबी नदी है। हेलमंद नदी को लेकर के ईरान और अफगानिस्तान के बीच विवाद रहा है। यह पूर्व मध्य अफगानिस्तान में हिंदुकुश पहाड़ों से निकलती है और ईरान से सीमा पर
हेलमंद दलदल में मिलने से पहले देश की आधी से अधिक लंबाई में दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो थोड़ा सा हम लोग हेलमंद नदी जो आपका ईरान और अफगानिस्तान है इसके कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैप में हम लोग देख लें तो महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पर आप देखें, ये है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, ठीक है। और यह एक स्थलबद्ध देश है, ध्यान रखिएगा, स्थलबद्ध देश है। और ये जो आपकी हेलमंद नदी है कहाँ पर थी, इसके दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान, तो दक्षिण पश्चिम हिस्सा ये है और ईरान का जो पूर्वी हिस्सा ये है, तो यहीं पर ये नदी बहती है और दोनों के बीच में इस नदी को लेकर के विवाद है, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में बात करें, अफगानिस्तान की जो सीमा है या इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया, इधर आपका तजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और थोड़ा सा हिस्सा भारत से भी लगा हुआ है, भारत से, जो कि वर्तमान में पीओके के तहत आता है। तो यहाँ पर आप देखें अफगानिस्तान की सीमा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और इधर पाकिस्तान से लगी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेयान ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो मेयान ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है, ठीक है। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो लेगास्पी शहर पर व्याप्त है। इसके आकार की समरूपता के कारण इसे विश्व का सबसे उत्तम ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग फिलीपींस को भी मैप पे देख लेते हैं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फिलीपींस ये साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, ठीक है, जो कि आपका पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है, मनीला है। आप यहाँ मैप में देखें तो ये मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर आपका शुलू सी है, इधर आपका फिलीपींस सी है और ये आपका साउथ चाइना सी, यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी है, इधर फिलीपींस सी है, इधर शुलू सी है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह एक द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है, मनीला है। और यह जो आसियान समूह है उस आसियान समूह का भी एक सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, चक्रवाती तूफान और इस चक्रवाती तूफान का नाम किसने दिया। तो देखिए जो बिपरजॉय है, बिपरजॉय, इस चक्रवाती तूफान का नाम जो है, इसका जो नाम बिपरजॉय है ये दिया था किसने, बांग्लादेश ने। 3 से मिला दीजिए। याश नाम दिया था, जो याश चक्रवाती तूफान इसका नाम जो है ओमान ने दिया था, तो 2 से मिलाइए। गुलाब नाम जो है पाकिस्तान ने दिया था। अशानी नाम जो है श्रीलंका ने दिया था, तो 4 से मिला दीजिए। तो 3214 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी प्रणाली कौन सा है, इसका नाम है कवच। क्या नाम है, कवच नाम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग कंप्यूटर पीढ़ी और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, उस कंप्यूटर पीढ़ी में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त हुई है, इसे सुमेलित करना है। देखिए प्रथम पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं किया गया था, प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब ये जो है इसका प्रथम पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो दूसरी पीढ़ी थी, द्वितीय पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। तो बी वाला सही है। चतुर्थ पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि चतुर्थ पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था, आपका चतुर्थ पीढ़ी में जो है एकीकृत सर्किट या सिंपली माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। आगे बढ़ते हैं। मैलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, रैंसमवेयर पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान फिरौती की मांग में पीड़ित की महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है। यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है तो रैंसमवेयर पीड़ितों को एक डिक्रिप्शन कुंजी प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये 2 के दोनों कथन क्या है, सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। 2 कथन दिए गए। पहला, जीएसएलवी MK3 इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे चंद्रयान 1 उपग्रह को विमोचित करने के लिए चुना गया था। नहीं, ये कथन गलत है। इसको जो है चंद्रयान 2 को विमोचित करने के लिए चुना गया था। चंद्रयान 1 को जो है आपका PSLV एक्सेल के द्वारा विमोचित किया गया था। तो पहला कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, वाहन में एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोर तरल बूस्टर और 2 ठोस स्टेप ऑन है, ये कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूछा कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम
कॉपरनिकस संबंधित है किससे? तो यह जो कॉपरनिकस है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। ठीक है, कॉपरनिकस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी में यूरोपीय आयोग द्वारा निर्देशित दुनिया का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया है? तो यह किया है किसने? चीन ने किया है। देखिए, चीन ने गोबी रेगिस्तान, जो गोबी डिजर्ट है, में जीव जीवक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल, शॉर्ट में आप कह सकते हैं QUESS क्वेस या मिशियस, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया? तो इसमें से जो लक्ष्य, निशांत, पंछी, इंपीरियल ईगल, ये सभी के सभी जो है मानव रहित हवाई वाहन है जिनका निर्माण या जिसका विकास जो है DRDO ने किया है। तो 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? तो यह है आइनस अरिहंत है। ठीक है, जिसे SSBN कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत किया गया है। वहीं आइनस खंडेरी की बात करें तो आइनस खंडेरी दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो टारपीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइलों से हमला करने की क्षमता रखती है। वहीं आइनस विराट की बात करें, आइनस विराट वर्ष 1959 में कमीशन किया गया सबसे पुराना वाहक है। इसे 2017 में क्या किया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। वहीं आइनस किल्टन की बात करें, आइनस किल्टान एक पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टील कार्वेट है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाए जा रहे 4 कामोटो श्रेणी के कार्वेट में से तीसरा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो 5G तकनीक में आपका मिलीमीटर तरंग, बीम फार्मिंग, छोटी कोशिकाएं ये शामिल हैं, परंतु वाइट फाई नहीं शामिल। देखिए, जो आपका 5G तकनीक है, 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। ठीक है, ये 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर तरंग या मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा तथा 5G तकनीक में स्मॉल सेल या छोटी कोशिकाएं, मैसिव मीमो और फुल डुप्लेक्स और बीम फार्मिंग जो है वो शामिल है। इसमें आपका वाइट फाई नहीं शामिल है। वाइट फाई क्या? देखिए, वाइट फाई जो है सामान्य 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी के विपरीत एनालॉग टीवी प्रसारण आवृत्तियों के भीतर वायरलेस नेटवर्क बनाने की विधि है जिसका उपयोग नियमित वाईफाई नेटवर्क द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? तो देखिए, दही, संतरे का रस, सिरका और नींबू के रस में अम्ल होता है, परंतु जो नींबू पानी होता है इसमें अम्ल नहीं होता है। यह नींबू पानी जो होता है क्षार होता है। नींबू पानी क्षार होता है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होता है, ध्यान रखिएगा। नींबू का रस होता तो अम्लीय होता, परंतु नींबू का पानी ये क्षार होता है। आगे बढ़ते हैं, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण क्या होता है? यह है आपका कोयला। देखिए, ये आपका कह सकते हैं कि लंदन में 20वीं सदी की शुरुआत में घटित एक घटना थी। लंदन स्मॉग सबसे पहले लंदन में बना था। इसका दूसरा नाम सल्फरस हेज है। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कोयला सल्फरस स्मॉग का मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अश्रु गैस, ये अल्फा क्लोरो एसीटोफेनोन होता है। गंधक सल्फर होता है। स्ट्रेंजर गैस जीनोन होता है। स्ट्रेंजर गैस जीनोन होता है। या जेनॉन गैस को अजनबी गैस के रूप में भी या स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है क्योंकि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। वहीं लाफिंग गैस नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर लाफिंग गैस या नाइट्रस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, माचिस, कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तरह तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का। सल्फर एक अधात्विक, प्रचुर एवं बहुसंयोजी तत्व है। यह एक चमकीली पीली क्रिस्टलीय ठोस धातु होती है। इस तत्व का उपयोग माचिस, कीटनाशक और कवकनाशक में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई अम्ल के नाम और उसके सोर्स क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, 3 से मिलाइए। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ऑक्जेलिक अम्ल आपका कहाँ पे होगा? एक सेकेंड रुकिए। तो यहाँ पे देखें, एसिटिक अम्ल जो होता है सिरके में होगा तो 3 से मिलाएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में होता है, 2 से मिलाएंगे। टार्टरिक अम्ल जो होता है, टार्टरिक अम्ल जो है ये अंगूर में होगा तो 1 से मिलाएंगे। मैलिक अम्ल आपका सेब में होगा तो 4 से मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 1 4, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितनी होती है? ये आपके 7.35 से लेकर 7.45 होता है। देखिए, पीएच वैल्यू क्या होती है? देखिए,
पीएच मान 1 से 14 तक, पीएच मान 1 से लेके 14 तक की एक संख्या है जिसका मध्य अर्थात 7 जो होता है तटस्थ बिंदु होता है। 7 से नीचे का मान अम्लता को दर्शाता है, जो संख्या के घटने के साथ बढ़ती है। मतलब कि यदि 7 के बाद 6 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, तो जो 5 वाला है वो 6 से अधिक अम्ल होगा, 4 जो होगा वो 5 से अधिक अम्ल होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी संख्या घटती जाएगी अम्लता बढ़ती जाएगी, और 7 से ऊपर जब जाएंगे तो ये क्षारीय होता जाएगा। 8, 9, 10, ठीक है। तो 9 वाला 8 से ज़्यादा क्षारीय होगा, 10 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपका देखें 7.35 से 7.45 ये आपकी मानव रक्त का पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब ये आपका जो मानव रक्त होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। जबकि जो आपका मूत्र होता है वो सामान्यतः क्या होता है, अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। वहीं पे आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये बेकिंग सोडा होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है इसे नीला तोथा या ब्लू विट्रियल कहते हैं। और आपका मैग्नीशियम सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, एप्सम एप्सम लवण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है। ये कथन आपका सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से जाना जाता है, जबकि असंतृप्त एल्काइन और एल्काइन होते हैं। ठीक है, और एल्केन्स के उदाहरण में आपके मीथेन, इथेन, प्रोपेन इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो इन चारों में से एथिलीन का प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए करते हैं। देखिए, एथिलीन के बारे में बात करें तो एथिलीन एक सरल असंतृप्त द्विकार्बन अणु, मतलब जिसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। एथिलीन जो होता है, एथिलीन का उपयोग ये कुछ पौधे एथिलीन का उत्पादन करते हैं जो फलों को पकाने में सहायक होते हैं। मतलब एक प्राकृतिक पादप हार्मोन के रूप में ये होते हैं। और इसका उपयोग व्यावसायिक आधार पर फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग पॉलीथीन निर्माण में भी व्यापक रूप से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जा सकता है? तो ये है आपका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जिसे हम लोग मेथनॉल या कार्बिनोल कहते हैं, मेथनॉल या कार्बिनोल कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है, जिसे वुड अल्कोहल या वुड स्पिट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आश्रम द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीय कणों द्वारा निर्मित होता है। इसका उपयोग पेंट, सेलुलाइड, इत्र, रंजक दवाओं के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। और पेट्रोल और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण का उपयोग ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में किया जाता है। वहीं बेंजोइल अल्कोहल की बात करें, बेंजोइल अल्कोहल एक सुगंधित अल्कोहल होता है। बेंजोइल अल्कोहल एक रंगहीन तरल है। और वहीं ग्लिसरॉल की बात करें, ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक सरल ट्रायोल यौगिक है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, चिपचिपा तरल होता है जो मीठे स्वाद वाला विषहीन होता है। ठीक है, मीठे स्वाद वाला और विषहीन होता है। ध्यान रखिए, बेंजोइल अल्कोहल जो होता है ये सुगंधित होता है, मतलब इसमें गंध होती है, जबकि ग्लिसरॉल में कोई गंध नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है इन 4 कथनों में से? पहला, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है, सही है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन PTFE को टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है, कथन सही है। तीसरा, पीसी रबड़ क्लोरोप्रीन पीसी रबड़ क्लोरोप्रीन के पोलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होती है, ये सही है। वहीं चौथा, नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है, नहीं, ये कथन आपका गलत है। देखिए, नियोप्रीन को पॉलीक्लोरोप्रीन या पीसी रबर भी कहा जाता है। यह एक सिंथेटिक रबर का एक समूह होता है जो क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट इत्यादि तैयार करने में किया जाता है। तो ये सिंथेटिक होता है, प्राकृतिक नहीं होता। अगला है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है किससे? तो इन तीनों में से केवलर और लेक्सन से जो है बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है। देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में बात करें तो जो केवलर है, केवलर एक ऐसी सामग्री होती है जिसका उपयोग आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। केवलर एक पैरा एरोमेटिक पॉलीएमाइड सिंथेटिक फाइबर होता है जिसका उपयोग बॉडी कवच बनाने में होता है। वहीं लेक्शन की बात करें, लेक्शन पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ सामग्री के निर्माण में होता है। वहीं टेफ्लॉन की बात करें, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर होता है। ये नॉन स्टिक कोटिंग के लिए, इसका जो नॉन स्टिक आपके बर्तन आते हैं उसमें टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है
बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में होता है, तो अर्थात 1 एंड 2 ए ऑप्शन। अगला है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। टीएनटी का उपयोग किस में करते हैं? विस्फोटक बनाने में। ट्राई नाइट्रोटोलुइन का निर्माण टोल्यूइन टोलुइन में नाइट्रिक एसिड का मिश्रण करके किया जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है? C6H2NO2 3CH3। यह एक पीला ठोस पदार्थ है, यह एक विस्फोटक होता है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी, एक एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, या इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निर्मित होता है किससे? प्रोपेन और ब्यूटेन से। प्रोपेन और ब्यूटेन से होता है। देखिए, एलपीजी का निर्माण प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और तेल शोधन के दौरान किया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन को प्राकृतिक गैस से पृथक किया जाता है और उच्च दाब पर हाई प्रेशर पर तरलीकृत किया जाता है। गैस होता है, इसे हाई प्रेशर पर क्या तरलीकृत मतलब लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तथा सिलेंडर या टैंक में संग्रहित किया जाता है। चूंकि यह गंधहीन होती है, ध्यान रखिएगा, एलपीजी गंधहीन होती है, इसलिए इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मार्केप्टाइन या एक विशिष्ट गंध वाला स्पष्ट तरल होता है, इसको मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसमें आप देखें, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एस्कोर्बिक अम्ल, इनका उपयोग करते हैं, परंतु फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्मिक अम्ल होता है ये अधिकतर ये एक रंगहीन उत्तेजक वाष्पशील अम्ल होता है जो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और भाप के भाप के उत्प्रेरक रूप से निर्मित होता है। जो चींटियां होती हैं, जो लाल चींटियां जो काटती हैं, तो उससे आपका जो काटने पे जो दर्द होता है वो फार्मिक अम्ल की वजह से होता है, मतलब फार्मिक अम्ल निकालती हूँ, फार्मिक अम्ल। अगला है प्रशांतक, जिसे इंग्लिश में ट्रॉन्क्विलाइजर कहते हैं, का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो इन्हें चारों में चिंता को कम करने के लिए प्रशांतक या ट्रॉन्क्विलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तनाव या चिंता को कम करने के लिए ली जाने वाली औषधि दवा को प्रशांतक के रूप में जाना जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। इसका उपयोग शांत करने, चिंता कम करने या किसी व्यक्ति को सोने में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं उत्पाद और उसमें किस प्रकार का चीनी होती है। देखिए, पहले थोड़ा चीनी के बारे में बात करें। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। तो देखिए, अंगूर में आपका क्या होता है? अंगूर में ग्लूकोज होता है। अधिकतर जो आपके फल होते हैं उसमें आपका फ्रक्टोज होते हैं, ध्यान रखिएगा, अधिकतर आपके जो फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज होता है, परंतु आपका अंगूर में ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर 2 से मिलाइए। शहद में क्या होता है? शहद में फ्रक्टोज होता है, 1 से मिला दीजिए। दूध में लैक्टोज होता है, दूध में लैक्टोज होता है, तो 4 से मिलाएंगे। टेबल शुगर में क्या होता है? टेबल शुगर में सुक्रोज होता है, टेबल शुगर में सुक्रोज होता है, तो ये 3 से हो जाएगा। तो 2143 यहाँ पे कोई विकल्प 2143 नहीं है, तो इसलिए ये इसमें से चारों में से कोई विकल्प नहीं, यहाँ पे लिखिए 2143, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2134 है, गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता? देखिए, साबुन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रोशीनेट का इस्तेमाल करते हैं, पर सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल अपमार्जक के निर्माण में करते हैं। देखिए, थोड़ा साबुन के बारे में बात करें। साबुन फैटी एसिड के लवण होते हैं, जबकि जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। साबुन साबुनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें क्षार की उपस्थिति में उष्मीय क्रिया द्वारा वसा या तेल को साबुन और गिलसार में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य साबुन उच्च वसा अम्ल C8 से लेके कार्बन, जिसमें कार्बन C8 से लेके कार्बन 18 तक होता है, के लवणों का मिश्रण होता है, जो वसा के साबुनीकरण द्वारा निर्मित होता है। देखिए, साबुन के निर्माण में जो कच्चा माल होता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मूंगफली, महुआ, अरंडी का तेल और नारियल के वनस्पति तेल या वसा का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास NaOH या KOH के जलीय घोल का प्रयोग करते हैं। फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स वह पदार्थ होते हैं जो साबुन को विशेष अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। मतलब किस प्रकार का साबुन आप बना रहे हैं, जैसे कि आपका सोडियम रोशिनेट, तो जो सोडियम रोशिनेट है ये आपका फिलर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति क्या होती है? शक्ति प्रति इकाई समय में स्थानांतरित या परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा के समय होता है। ठीक है, तो देखिए, शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। वाट क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है।
शक्ति को हमेशा वाट या किलोवाट में दर्शाया जाता है। वहीं वोल्ट की बात करें, वोल्ट वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका? विद्युत विभव का मात्रक होता है। जबकि कूलाम्ब जो है, कूलाम्ब, ये एसआई प्रणाली में विद्युत आवेश का मात्रक होता है। और हर्ट्ज जो है ये एसआई प्रणाली में आवृत्ति का व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, आवृत्ति का व्युत्पन्न मात्रक है और इसे प्रति सेकंड एक आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है? खगोलीय दूरी का मात्रक जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। ये दूरी कितनी होती है? ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। अगला है ओडोमीटर, एक उपकरण है। किस प्रकार का? ओडोमीटर एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला उपकरण होता है। जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? ये होता है ओंडोमीटर। ये ओडोमीटर है। ठीक है, इसी में आप ना जोड़ दीजिए, आधा ना, ओंडोमीटर, ये इसके लिए हो जाएगा। वहीं तरल पदार्थ है गैसों के दाब मापने के लिए मैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फ्लक्स को मापने के लिए रेडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है कहाँ पर? टार्च में, वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट्स में, सर्च लाइट के इस्तेमाल में, आपके जो सेविंग के जो शीशे होते हैं, सेविंग करने वाले, सेविंग दर्पण में इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दांत के विशेषज्ञ, कान वाले हो जो होते हैं, ये सब जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 2 3 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन क्या है? अभिकथन। इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित की जाती है। सही है। कारण क्योंकि तड़ित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो कथन कारण दोनों सही है। क्योंकि ये तड़ित चालक क्या करता है? ये जो धातु की छड़ होती है विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। यहाँ पे कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, दो कथन है। पहला, प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही है। प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होती है। ये भी सही, दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। देखिए, अभिकथन है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग करते हैं। सही है। दूसरा जो इसका कारण है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और इसका जो बिखराव होता है, स्कैटरिंग जो होती है, वो सबसे कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कथन सही, कारण गलत है, सी ऑप्शन। जबकि जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और उसका परिक्षेपण या स्कैटरिंग जो होती है सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दो सूचियां, ध्वनि के स्रोत और उसकी औसत तीव्रता क्या है? सामान्य श्वास की 10 डेसिबल, 4 से मिलाइए। औसत कारखाना की आपकी जो है औसत ये 80 डेसिबल है, 3 से मिलाइए। सामान्य बातचीत की 60 डेसिबल है, 1 से मिला दीजिए। व्यस्त यातायात की 70 डेसिबल है, तो इसे 2 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये 4 3 1 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पहला, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह कथन सही है। इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता नहीं, यह कथन गलत है। तो गलत वाला हमें बताना है। यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। ये आपका कह सकते हैं जो गुप्त ऊष्मा है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। तापमान में परिवर्तन किए बिना किसी ठोस को तरल या वाष्प में या तरल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट कहते हैं। तो मतलब तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।